हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रो एजुकेशन पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्था, इस वीडियो में मेनली हम लोग दो अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। पहला है गर्भावस्था और दूसरा है शैशवावस्था। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में हम लोग सभी अवस्थाओं को पढ़ चुके हैं, जो कि बिल्कुल शॉर्ट में पढ़े हैं, और यह हमें पता चल गया है कि कौन सी अवस्था कितने वर्ष तक होती है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग उन अवस्थाओं को विस्तार से पढ़ेंगे और उन अवस्थाओं की क्या विशेषताएं होती है उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए देर ना करते हुए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इसमें हमारा पहला बाल विकास के सिद्धांत। तो बाल विकास का सिद्धांत निरंतर विकास का सिद्धांत होता है। इसमें पहला है निरंतर विकास, यानी विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलता रहता है और जीवन पर्यंत चलता रहता है। दूसरा है विकास के क्रम का सिद्धांत। विकास के क्रम का सिद्धांत का मतलब है कि विकास एक निश्चित क्रम में चलता है। जैसे कि पहले भ्रूण बनता है, फिर बालक जन्म लेता है और फिर चलना फिरना बोलना और पढ़ना आदि शुरू करता है। इसका मतलब कि विकास जो है एक निश्चित क्रम में होता है। विकास की दिशा का सिद्धांत। इसमें विकास की दिशा का सिद्धांत से हमारा आशय है कि विकास एक निश्चित दिशा में होता है, जबकि वृद्धि क्या है, वृद्धि का कोई दिशा नहीं होता है। तो विकास एक निश्चित दिशा में होता है। इसमें पहला है सिर से पैर की ओर, यानी जब भ्रूण में बालक का विकास होता है तो उसमें सबसे पहले उसका सिर का निर्माण होता है और बाद में धीरे धीरे सभी अंगों का निर्माण होता है और अंत में पैर का निर्माण होता है, यानी सिर से पैर की ओर उसका विकास होता है। दूसरा है केंद्र से बाहर की ओर। इसमें बच्चे का विकास माँ के गर्भ में नाभि से, मेन केंद्र, नाभि को केंद्र बोला जाता है, उस नाभि से विकास शुरू होता है और बाहर की ओर चलता है। निकट से दूर की ओर। निकट से दूर की ओर से आशय है कि बिल्कुल केंद्र से विकास शुरू होता है और दूर दूर की तरफ चलता है, यानी बाहर की तरफ चलता है। मस्तकोमुखी या सिरोपुंजी विकास का सिद्धांत। इसका मतलब भी यही है दोस्तों, जी पहला है सिर से पैर, सेम वही है मस्तकोमुखी यानी मस्तिष्क से, या फिर सिरोपुंजी का विकास मतलब सिर से पैर की ओर। केंद्रीय परिधि सिद्धांत, केंद्र से बाहर की ओर, मतलब आपको यह ध्यान रखना है कि जो विकास होता है वो केंद्र से बाहर की ओर और सिर से पैर की ओर। अगर इसको आप ध्यान रखते हैं तो इससे जितने भी तरह के क्वेश्चन बनेंगे आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगला है परस्पर संबंध का सिद्धांत। इसमें पहला है शारीरिक विकास, दूसरा है मानसिक विकास, तीसरा है संवेगात्मक विकास, चौथा है सामाजिक विकास और पांचवा है नैतिक विकास। यानी ये सभी एक दूसरे से संबंधित होते हैं। हमारे प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं अरस्तु, उन्होंने भी कहा है कि स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। यदि शरीर स्वस्थ है तभी स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होगा, यानी यह सभी क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। तो यह था परस्पर संबंध का सिद्धांत। आगे देखते हैं, यह बाल विकास की प्रमुख अवस्थाएं होती है, इसका हम लोग जिक्र कर रहे हैं। गर्भावस्था, इसमें हमारी पहली अवस्था होती है गर्भावस्था। इससे भी प्रश्न बनते हैं हमारे पेपर में, इसलिए इसे पढ़ना जरूरी है। गर्भावस्था प्रायः 9 माह या लगभग 280 दिनों का होता है। यह अवस्था गर्भधान से शिशु जन्म तक की अवधि को कहा जाता है। इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। गर्भावस्था को मेनली हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला होता है डिम्बावस्था, जिसे जर्मिनल स्टेज बोलते हैं। यह अवस्था गर्भधान से 2 सप्ताह तक रहता है। इसका आकार अंडे के समान होता है और यह इधर उधर नलिका में तैरता रहता है। गर्भनाल के द्वारा मां के रुधिर प्रवाह से यह अपना आहार प्राप्त करता है। दूसरा होता है पिंडावस्था, जिसे एम्ब्रॉयक स्टेज भी बोलते हैं, और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज होता है क्योंकि मानव के जितने भी अंगों का निर्माण होता है इसी स्टेज में होता है। तो इसमें देखेंगे यह अवस्था
तीसरे सप्ताह से दूसरे महीने के अंत तक रहता है। इस अवस्था में गर्भपिंड मानव आकृति धारण कर लेता है। ध्यान रखिएगा, इस अवस्था में जो गर्भपिंड होता है वह मानव आकृति धारण कर लेता है। इसमें विकास की गति तीव्र होती है, यानी विकास की गति इसमें बहुत तीव्र होती है। इसमें अधिकांश अंगों का निर्माण हो जाता है। ध्यान रखिएगा, यह जो एम्ब्रॉयिक स्टेज है इसी में मानव के सभी अंगों का निर्माण हो जाता है। तीसरा अवस्था है हमारा भ्रूणावस्था, यानी फेटल स्टेज जिसको बोलते हैं। यह अवस्था 3 माह से 9 माह तक रहती है। इस अवस्था में किसी नवीन अंग का निर्माण नहीं होता है। देखिएगा, इस अवस्था में किसी नवीन अंग का निर्माण नहीं होता है, बल्कि उसी अंग निर्माण, उसी अंगों का विकास होता है जो कि एम्ब्रॉयिक स्टेज में बन चुके हैं। तो यानी ध्यान रखिएगा, भ्रूणावस्था में किसी नए अंग का निर्माण नहीं होता है, बल्कि जो अंग बन चुके हैं उसी का विकास होता है। शैशवावस्था, यह अवस्था 0 से 6 वर्ष की अवस्था कहलाती है। इस अवस्था को बालक का निर्माण काल कहा जाता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, यह इस अवस्था को बालक का निर्माण काल कहा जाता है। इस अवस्था को जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था माना जाता है। यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होता है। इसमें इस अवस्था की क्या क्या विशेषताएं होती है उसे देखते हैं, और यह विशेषताओं से एग्जाम में बहुत ही प्रश्न पूछा जाता है। विशेषकर यह जो मेनली 3 अवस्था होता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इसमें आप मान के चलिए किसी भी टीचिंग के एग्जाम में 4 से 5 प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, इसे जरूर ध्यान से पढ़िएगा। इसकी जो विशेषताएं हैं, शारीरिक विकास की तीव्रता, यानी शैशवावस्था में जो बालक का विकास होता है वो बहुत ही तीव्र होता है। मानसिक विकास की तीव्रता, यानी मानसिक विकास भी उसका बहुत ही तीव्र होता है। सीखने का आदर्श काल, सीखने की गति बहुत तीव्र होती है, यानी इस अवस्था में बालक जो भी देखता है वही सीखता है, वह करता है। इसीलिए कहा जाता है कि यह बालक का निर्माण काल होता है, क्योंकि वह जो देखेगा वह सीखेगा। चौथा है इसमें सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता है, यानी सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, दूसरों पर निर्भरता होता है। इसमें क्या है, बालक पूरी तरह दूसरों पर निर्भर रहता है। आत्म प्रेम, स्वयं मोह, नर्सिसिज्म की भावना का विकास होता है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया का विकास होता है। इसका मतलब है कि देखकर, कोई भी काम वह देखकर करता है, बड़ों को अपने देखेगा, जैसा काम करते हुए वो वैसा ही करेगा। तो अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया होती है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। देखे होंगे बच्चे कोई भी प्रश्न कुछ भी पूछ देते हैं जो कि बहुत मतलब सब लोग उसका आंसर भी नहीं दे पाते हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न भी पूछ देते हैं। तो क्या है, उनके अंदर जिज्ञासा की प्रवृत्ति है, वो जानने की कोशिश करते हैं। अगला है दोहराने की प्रवृत्ति, वह बार बार दोहराने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसा कि आप जो भी आप व्यवहार उनके सामने करते हैं उसको वो लोग अपनाने यानी दोहराने की प्रवृत्ति रखते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व रखते हैं। समायोजन की अवस्था होती है, यह समायोजन की अवस्था होती है। स्वकेंद्रित अवस्था होती है। नैतिक गुणों का अभाव होता है, ऐसे बच्चों में नैतिक गुणों का अभाव होता है। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार करते हैं, इनके अंदर कोई बनावटी दिखावटी व्यवहार नहीं होता है, इनकी जो मूल प्रवृत्ति होती है उसी पर व्यवहार करते हैं। काम शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, यानी वह यह दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत ही काम करते हैं। मतलब कोई भी आप उनसे बात बोलिए, अगर 2 बच्चे हैं और उन दोनों को आप ये बोलिए कि इसमें कौन जल्दी ला देगा, तो वह यह प्रयास करेंगे कि पहले हम लाएं या पहले हम लाएं, मतलब कि अपनी काम शक्ति का प्रदर्शन वह करना चाहते हैं। प्रमुख मनोवैज्ञानिकों का कथन, इसमें पहला है वैलेंटाइन के अनुसार, इन्होंने कहा है कि सीखने का आदर्श काल है, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न बनते हैं तो इसे बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। वैलेंटाइन ने कहा है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। सिगमंड फ्रायड ने मानव को, इन्होंने कहा है कि मानव को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभिक 5 वर्षों में ही बन जाता है। देखिएगा,
सिगमंड फ्राइड ने कहा है कि मानव को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभिक 5 वर्षों में ही बन जाता है। इसीलिए शैशवावस्था को बालक का निर्माण काल कहा जाता है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। वॉटसन के अनुसार शैशवावस्था में सीखने की गति और विकास की सीमा अन्य अवस्थाओं की तुलना में अधिक होती है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि इसमें विकास की गति तीव्र होती है और सीखने की गति तीव्र होती है। तो यानी वॉटसन ने कहा है कि शैशवावस्था में सीखने की गति और विकास की सीमा अन्य अवस्थाओं की तुलना में अधिक होती है। गैसल के अनुसार प्रथम 6 वर्ष का बालक बाद के 12 वर्ष का 2 गुना सीख जाता है। यानी प्रथम 6 वर्ष में वह जितना सीख जाता है बाद के 12 वर्ष में भी उतना नहीं सीख पाता है। शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, यह पेडागोजी से संबंधित प्रश्न है और यह सीटेट में और विशेषकर किसी भी टीचिंग के एग्जाम में पूछता है। तो छात्र यहाँ है, शिक्षक छात्र के साथ घुल मिलकर रहेंगे। यानी जो प्रारंभिक विद्यालय में आप अगर टीचिंग करते हैं तो उसमें क्या है कि छात्र के साथ घुल मिलकर रहना है। अधिक से अधिक खेल द्वारा शिक्षा दिया जाना है, क्योंकि बालकों पर प्रेशर नहीं दिया जाता है और प्रेशर से वह सीख भी नहीं पाते हैं। तो उन्हें क्या है कि खेल का माहौल क्रिएट करना है और उसी से खेल के द्वारा ही उन्हें शिक्षा देना है। संवेगों तथा विचारों का आदान प्रदान करना है। कक्षा में ऐसे वातावरण का निर्माण करना कि बच्चे आपसे अधिक से अधिक प्रश्न पूछ सकें। ऐसे वातावरण का निर्माण करना है कि बच्चे आपसे प्रश्न पूछ सकें और प्रश्न पूछेंगे तभी वह सीखेंगे। बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करना। यानी हमें जो भी शिक्षण कार्य करना है वह बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को ध्यान में रखकर करना है। इस अवस्था के बालकों के लिए अधिकतर मॉन्टेसरी विधि, किंडरगार्टन विधि तथा खेल विधि से शिक्षा दी जाती है। यह ध्यान रखिएगा, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि शैशवावस्था के बच्चों के लिए कौन सी विधि सबसे इफेक्टिव होती है। तो यहाँ मॉन्टेसरी विधि, किंडरगार्टन विधि और खेल विधि, यह तीनों ही इम्पोर्टेंट होती है। तो इसमें आपको क्वेश्चन में दे सकता है कि इसमें कौन सी खेल विधि, इसमें कौन सी शिक्षण विधि प्रारंभिक अवस्था के बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसमें यह 3 दे देगा, एक कोई और दे देगा। तो ध्यान रखिएगा, मॉन्टेसरी, खेल और किंडरगार्टन, यह तीनों ही शैशवावस्था के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसी विधि से पढ़ाई होना चाहिए उन लोगों का। इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। इसमें शिशु के दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। नवजात शिशु का वजन, यदि वजन पाउंड में पूछता है तो 5.5 से 9.5 पाउंड होता है। यदि वह केजी में पूछता है तो 2.5 से 4.3 केजी में होता है। एवं उसकी लंबाई अगर पूछता है तो 19 से 22 इंच के बीच होता है, यानी 48 से 56 सेंटीमीटर। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 270 होती है, जो कि बाल्यावस्था में इसकी वृद्धि होती है। बाल्यावस्था में करीबन यह 300 पहुंच जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बाल्यावस्था में यह लगभग 300 पहुंच जाता है और फिर किशोरावस्था में यह कम होने लगता है और अंत में 206 ही बच जाता है। तो यानी नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 270, बाल्यावस्था में लगभग 300 और किशोरावस्था या उससे ऊपर 206 हड्डियां बच जाती हैं। नवजात शिशु के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। यह ध्यान रखिएगा, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यह बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा एग्जाम हो जिसमें इससे प्रश्न ना बनते हों। इसमें देखिएगा, लड़कों के मातृ प्रेम की भावना को ऑडिपस ग्रंथि, यानी लड़के जो अपने माता के प्रति व्यवहार करते हैं, जो प्यार दर्शाते हैं, वह ऑडिपस ग्रंथि के कारण करते हैं। और लड़कियां यानी पुत्री अपने पिता प्रेम की भावना को जो दर्शाती है उसे इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण होता है। और यह बच्चों में 3 से 4 साल के अवस्था में विकसित हो जाता है।
तो लड़कियां पिता के प्रति आकर्षित होती हैं और लड़के माता के प्रति। इसीलिए कहा जाता है, एक मतलब बिल्कुल इसको याद रखने के लिए यह कह सकते हैं कि पापा की परी और माँ का लाडला। इस पॉइंट को ध्यान रखिए और यही इससे आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। यानी जो लड़कियां होती हैं पापा की परी यानी इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण, और लड़के होते हैं माँ का लाडला यानी ऑडिपस ग्रंथि के कारण। तो यह ध्यान रखिएगा। आज का हमारा वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आज का यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।